नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है हमारी श्रृंखला चल रही है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के पेपर सॉल्यूशन की। तो हमने 2022 के सारे पेपर सॉल्व कर लिए, फिर 18 के कर लिए, फिर 16 के कर लिए। अब बारी है 2013 की। ठीक है, ये लास्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि इससे पहले 2011 में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी, पहली भर्ती। उस समय का पेपर यानी 2011 का पेपर आरपीसी की साइट पर अवेलेबल है नहीं। ठीक है, और मेरे हिसाब से या तो हुआ नहीं, अगर हुआ है तो इन्होंने अपलोड नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके पास ये पेपर है, किसी के पास, आपके पास, आपके भाइयों के पास, जो भी पढ़ाई कर रहा है पुराने टाइम से या जो लगा हुआ है, अगर 2011 का पेपर है तो आप मुझे पीडीएफ सेंड कर देवें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप सेंड कर देंगे तो मैं यहाँ करवा दूंगा, क्योंकि 2011 में तो हम खुद 10वीं में थे, तो हमें क्या पता भाई उस टाइम पेपर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं 16 का पेपर। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, 2016 का पेपर है। गद्यांश हमने देखेंगे, सीधा सीधा इनका आंसर ही देखेंगे अभी, है ना। 1 से 4 तक का उत्तर पूछ रहा है ना। उपयुक्त उत्तर में नर्मता के कौन कौन से विघ्न माने गए हैं, तो क्या माने गए? वेर, प्रतिशोध, द्रोह और लाभ। ये किसके? नर्मता के विघ्न माने गए हैं। ये हमें ना सारे बाद में कर लेंगे एक ही साथ, जितने पेपर हुआ ना सबके गद्यांश साथ में। अगला क्वेश्चन देखो, उपयुक्त अवतरण में ये क्रंदन ये आंसू पंक्ति में किस प्रकार के आंसुओं की बात की गई? बताओ, पश्चाताप के आंसुओं की बात की गई। ठीक है, इसमें मानव के हित मानव ही मरता है, इसका भावार्थ क्या है कि मनुष्य के काम मनुष्य ही आता है, इसका भावार्थ ये है। ठीक है, अगला देखो, तिमिर व्यूह में फंसी किरण भी, पंक्ति में किरण का भावार्थ क्या है? तो क्या है? पश्चाताप और हताशा से गिरे मन में नवजीवन की आशा का संचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, ये भी पद्यांश है 5 से 8। इनके देखो हम अभी बाद में इन्हें आराम से पढ़ेंगे, चिंता न करें आप, है ना। गौतम ने मनुष्यता किसे कहा है? किसे कहा मनुष्यता? मनुष्य के तद अनुभूति के भाव को गौतम ने मनुष्यता कहा है। ठीक है, अगला देखो, आत्मनिर्मित बंधन से क्या अभिप्राय है? मतलब अपने ऊपर नियंत्रण रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आक्रोधमूलक धर्म का उत्स यही, पंक्ति में आए उत्स शब्द का अर्थ क्या है? बताओ, ये आपको ध्यान रख लेना है। उत्स का मतलब होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, आगे भी आपके काम आएगा। अब शुरू हो रहे हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक और है, नहीं है, नाखून बढ़ने का भाव क्या है? बताओ, हिंसक होना। ठीक है, ये इस गद्यांश क्वेश्चन थे। अब अपने साहित्य के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, अर्ध सरकारी पत्र कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे अब भी ये नहीं हो रहा तो देखो आपकी कमजोरी है। लेकिन कोई आप इतनी चिंता ही नहीं करें आप। अगर आपके अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम एक बार और देखेंगे इन्हें टॉपिक वाइज। कैसे देखेंगे? टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे ना, तब हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं आएगा ना, तो फिर हम कैसे देखेंगे? जो कंटेंट देखेंगे ना, उस कंटेंट से आ जाएगा, बाकी समझ में आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा है तभी तो आप देख रहे हो ना, अगर समझ में आता हो तो आप थोड़ी देखते, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में गलत कथन किया, इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती। ये सही बात है, आदेशात्मक नहीं होती, सही बात है। भाषा कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। कैसी होती है? व्यक्तिगत भाषा होती है। और इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब नहीं नहीं नहीं, इसे व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत नाम से संबोधित किया जाता है। फिर ये आदि, जैसे कोई दो दोस्त साथ में आरस लगे हैं, एक इधर पोस्टेड है एक इधर पोस्टेड है, कोई काम करवाना हो तो वे व्यक्तिगत नाम से पत्र लिख के काम करवा सकते हैं। तो वे कौन सा पत्र लिखेंगे? अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है ना, अर्थशास्त्र के पत्र भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये देखो बाकी ऑप्शन है ना, यही काम क्या है, क्योंकि बार बार घूम फिर के वापस आ जाते हैं। इसमें देखो, इसके ऊपर बाईं ओर यहाँ प्रेक्षक का नाम, ठीक है, और पदनाम लिखा जाता है। ठीक, सही बात है। अगला ऑप्शन है, इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था, विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? बताओ, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? बताओ, कौन सा नहीं होता? संबोधन होता है, होता है, पत्रांक भी होता है, दिनांक भी होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता है। तो अभिवादन किस में होता है? पारिवारिक पत्रों में। किस पत्रों में? पारिवारिक या गैर सरकारी पत्रों में। कौन से पत्रों में? गैर सरकारी या पारिवारिक पत्रों में। ठीक है ना, उसमें होता है अभिवादन। अगला क्वेश्चन देखो, बैठक में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ, कोई बैठक हुई, बाद में कोई निर्णय लिया गया, उसको क्रियान्वित करने के लिए एक पत्र जारी किया जाता है सभी विभागों को, तो उसे क्या कहते हैं? बताओ,
4-5 बार अपनी बात हुई है तो उसे कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र। ठीक है, ये कार्यवर्त वगैरह पहले थे सिलेबस में, अब नहीं है। परिपत्र अब भी है और अर्थशास्त्र के पत्र अब भी है, ये आप आराम से देखें। अगला क्वेश्चन, ये सवर्त अब सिलेबस में नहीं है, कोई नहीं फिर भी देख लो। सवर्त यानी बायोडाटा रिज्यूम का प्रस्तुतिकरण का सही क्रम क्या है ये पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले तो खुद का नाम होता है, फिर पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और वर्तमान पता यानी कहाँ रह रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश, ये भी अब सिलेबस में नहीं है तो इसका आंसर गुरु है। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है हम उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे ना, क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद आएगा बताओ। ये भी सिलेबस में नहीं है तो इसका आंसर ह्रास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है बताओ। ये क्वेश्चन आरबीसी ने डिलीट कर दिया था, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। ये शास्त्र लिखा नहीं, इसका होता है शायद, मेरे हिसाब से शायद ये सही है यही, सच्छास्त्र। क्या होता है? सच्छास्त्र। इन्होंने डिलीट कर दिया। सदन मार्ग, सन्मार्ग, सदन गति, सदगति, सदन चित्त, सचित, ये सारे सही है। देखो सर, मेरे हिसाब से आपको पुराने पेपरों से सीखना चाहिए, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि निर्लेप में संधि कौन सी है। ठीक है, तो इसमें संधि है ये या फिर ये, नहीं नहीं नहीं, इसमें संधि ये है। कौन सी? ये, नीधन लेप। तो संधि का नाम क्या होगा? विसर्ग संधि। क्या नाम होगा? विसर्ग संधि। ठीक है, जो चीज़ अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें इन ऑप्शनों से बहुत कुछ सीखना है कि भी इस बार आरपीसी ने ये पूछा है तो अगली बार क्या पूछा जा सकता है। मेरा मेन ध्यान इसी पे ही है कि आगे आरपीसी क्या पूछ सकती है, उसी के हिसाब से मैंने कंटेंट तैयार किया है। बाकी एकदम शॉर्ट कंटेंट है, ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा भी होगा जो मैंने पेपर करवाए हैं वे सारे क्वेश्चन अभी शेड का पेपर हुआ था आए थे। और आप देख लेना कोई भी डीएसएसपी वगैरह का कोई भी पेपर होगा ना, उसमें जो हमने यहाँ बात की है, मैं बोल रहा हूँ 95% मैटर इन पेपरों से जो मैंने बताया वहीं से मिल जाएगा। फिर हम कंटेंट की बात करेंगे ना, फिर वहाँ से 100% हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ 5% छूट जाता है पेपरों में, लेकिन कंटेंट में 100% आ जाएगा। और कट ऑफ कितनी रहती है? 65। बार बार कह चुका हूँ, अगर आप 80% भी ध्यान दोगे ना अच्छे से, इतना तो आराम से ले आओगे। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है बताओ। 12 सिंगा में कौन सा है? बहुवीरी। ठीक है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान? अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान। द्विगु समास में इसमें क्या होता है? फर्स्ट पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है? फर्स्ट पद संख्यावाची होता है और समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। ठीक है ना, खाली संख्यावाची तो इसमें भी हो जाता है बहुवीरी में, लेकिन समूह का बोध होता है। ठीक है, क्रमधारय समास में इसमें क्या होता है? उपमेय उपमान। क्या होता है? उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का बोध होता है। उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का बोध होता है क्रमधारय में। ठीक है, और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है बताओ। किसका सही है पूछ रहा है ना, बताओ। वन का वास, ये तो गलत है। वन में वास होता है। क्या होता है? वन में वास, ये तो गलत है। सही पूछ रही है ना, ये तो गलत है। वन में वास होता तो सही हो जाता। सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, नहीं नहीं ये भी गलत है। सबका प्रिय होता तो सही हो जाता। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये सही है। अगर यहाँ घर में प्रवेश होता तो अशुद्ध हो जाता। गृह प्रवेश। ठीक। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, ये भी गलत है। हवन के लिए सामग्री, किसके लिए सामग्री? हवन के लिए सामग्री, तो होता तो सही हो जाता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में लय पड़ती है बताओ। अमल में लय है, कोमल में है, या फिर चपल में या श्यामल में? किस में है? श्यामल में। श्याम धन लय, श्याम धन लय, कौन सा प्रत्यय हो गया? लय प्रत्यय इसमें। ठीक है ना। अब देखो अमल में लय प्रत्यय नहीं, ध्यान रखना ये शब्द है काम के, ऑप्शन हर बार आते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड में से पिछली बार पूछा था ये तो 2013 का पेपर है, लेकिन 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। वापस ये ऑप्शन थे, अमल में लय नहीं है, चपल में लय नहीं है, कोमल में लय नहीं है, और किस में लय नहीं है? आंचल में लय नहीं है। किस में नहीं है? आंचल में भी लय प्रत्यय नहीं है, विमल में भी लय प्रत्यय नहीं है, तलातल में भी लय प्रत्यय नहीं है। ये 6 शब्द आप ध्यान रखें, इससे आपका आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। इन सब में लय प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, क्या प्रेमल प्रेमल में लय प्रत्यय है? कमेंट करके जरूर बताओ, आपको कितना ज्ञान है, देखते हैं प्रेमल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है बताओ। गनेरा, गंधनेरा है इसमें, है। सपेरा, साफ दनेरा है। ममेरा, मामा से मेरा बना है। सवेरा, बताओ इसमें एरा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, बताओ। कोई प्रत्यय नहीं, किस में नहीं है? तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ठीक है ना, आरबीसी ने डिलीट मार दिया इसे, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, बताओ। अप उपसर्ग नहीं है। अप्रोक्ष, क्या इसमें अप उपसर्ग है? नहीं नहीं, इसमें नहीं है। अपादान में है, अपवाद में, अपमान में, लेकिन इसमें अप उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है, बताओ। इष्ट अनिष्ट सही है, छली निश्चल ये भी सही है, उत्कर्ष विकर्ष क्या ये भी सही है? नहीं नहीं, ये गलत है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। क्या होता है उत्कर्ष का? अपकर्ष होता है। ये सारे आपको नोट्स में मिलेंगे, विलोम शब्द की हम बात करेंगे ना, सारे मिलेंगे, मैंने टाइप कर लिया काफ़ी काफ़ी, थोड़ा कुछ बचा है वो भी कर लेंगे। तो विकर्ष का क्या होता है? आकर्ष। क्या होता है? आकर्ष। विकर्ष का आकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, ठीक है। और सानुनासिक का निर्नुनासिक ये सही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इष्ट अनिष्ट, छले निश्चल, सानुनासिक, निर्नुनासिक, उत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष, आकर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा, बताओ। पाठ्य, सुपाठ्य ये गलत है। पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर ये भी गलत है। नत औनत गलत है। शिष्ट विशिष्ट ये भी गलत है। संश्लिष्ट विश्लिष्ट ये सही है, ये सही है, ठीक है। संश्लिष्ट विश्लिष्ट, बाकी गलत क्यों है देखो। पाठ्य का सुपाठ्य नहीं होता, तो क्या होता है? पाठ्य का अपाठ्य होता है। क्या होता है? अपाठ्य। पाठ्य का क्या होता है? अपाठ्य। तो ठीक है। और सुपाठ्य का क्या होता है? सुपाठ्य का भी अपाठ्य होता है, ठीक है। नत का क्या होता है बताओ वीर? नत का उन्नत होता है। क्या होता है? नत का उन्नत होता है। क्या होता है? उन्नत का। और अवनत का भी उन्नत होता है, ठीक है ना। और ये मतलब पर्याय दे दिए इन्होंने, विलोम नहीं देते। शिष्ट का क्या होता है? शिष्ट का अशिष्ट होता है। क्या होता है? अशिष्ट। कौन सा शिष्ट? अशिष्ट। और विशिष्ट का क्या होता है बताओ? ये तो नॉर्मल है। विशिष्ट का साधारण। क्या होता है? साधारण, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताओ। वापस सही है, पड़ोसी सही है, त्योहार क्या सही है? नहीं, गलत है। त्योहार में एक मात्रा आती है, ठीक है ना। त्योहार। अधीन सही है, अधीन गलत होता है, अधीन सही है। अब देखो आपको मैं इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। पेत्रक ऐसे लिखा जाता है, कहाँ से कैसे लिखा जाता है? पेत्रक ऐसे लिखा जाता है, ये रे है, री है, ठीक है ना, पेत्रक। और कुआ कैसे लिखा जाता है बताओ? कुआ पे चंद्रबिंदी आती है, ठीक है। और षोडशी ये ऐसे लिखा जाता है, ये सारे पूछे हुए हैं ना, षोडशी। और चार दीवारी कैसे लिखा जाता है? चार दीवारी। चार दीवार नहीं होती, क्या होती है? चार दीवारी। चार दीवारी। और प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी नहीं होता है, लेकिन प्रियदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रियदर्शनी होता है, लेकिन प्रदर्शनी होता है, ठीक है। और सरोजनी, सरोजिनी होता है, सरोजनी, सरोजनी, ठीक है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो फिर श्रृंखला भी ऐसे लिखा जाता है, श्रृंखला और श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध। तो क्या होता है? गत्यवरोध, गति अवरोध है ना, गत्यवरोध। और इम्पोर्टेंट देख लो आप, वीरहिणी होता है, वीरहानी होता है। तो वीरहिणी होता है। क्या होता है? वीरहिणी होता है, ठीक है। वाहिनी होता है, वाहनी होता है, बताओ। वाहिनी होता है। क्या होता है? वाहिनी, ठीक है। और भागीरथ होता है, भगीरथ। तो क्या होता है? भगीरथ होता है, लेकिन भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी होता है, और ये भगीरथ होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। दो चार शब्द और देख लेते हैं। अवनति कैसे लिखा जाता है? अवनति बताओ, छोटा बड़ा? छोटा होता है, ठीक है। और कुमुदिनी या कुमुदनी, कुमुदिनी होता है। क्या होता है? कुमुदिनी, जो लिख रहा हूँ वो सही है, ठीक है ना। और कुमुदिनी। उन्नतिशील कैसे लिखा जाता है बताओ? ऐसे लिखा जाता है, उन्नतिशील, ठीक है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, ये पूरा आता है, ठीक है ना, यही गलती होती है, अतिशयोक्ति, ठीक है। और इसके अलावा कुतिया कैसे लिखा जाता है? ये भी पूछा हो, कुतिया बताओ। तो कुतिया ऐसे होता है, ये इधर आता है ना, ये गलत है कुतिया में, ठीक है। नॉर्मल लाइन आते हैं, हो गया ये तो। और पूजनीय कैसे लिखा जाता है बताओ? पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, कैसे? ये हो गया पूजनीय, ठीक है। ये तो हो गया उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। तो क्या सही होता है? उपलक्ष्य सही होता है। क्या होता है? उपलक्ष्य सही होता है। मिष्ठान या मिष्टान बताओ? मिष्ठान या मिष्टान? मिष्टान होता है। क्या होता है? मिष्टान, ठीक है। ये सारे शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं, मैंने जिनकी भी बात की है, ठीक है। ये आप आराम से लिख लें और इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ? पहला देखो, क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है, ये सही बात है।
मैं वहाँ पहुँचा ही था जब ये आपने नहीं, तब तक आप आ गए, होता तो सही होता, ठीक है। उसने मुझे खाने को नहीं, खाने पर बुलाया है। रविवार के दिन सभी जगह छुट्टी होती है, दिन जरूर नहीं, रविवार को सभी जगह छुट्टी होती है, ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से पदक्रम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा, देखो। पहला देखो, वहाँ बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते देखे गए, ये तो सही है। ये उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला, गलत है। ये कैसे आएगा, ये उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला, कैसे आएगा, ये उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला, ठीक है। अगला देखो, ये अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता, सही है। कई विद्यालयों से छात्र नकल करते पकड़े गए, ये भी सही है, ठीक है। अगला देखो, प्रसाद और प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, बताओ। प्रसाद और प्रसाद का, प्रसाद यानी कृपा और प्रासाद यानी महल, क्या, महल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ आपको, अली, अली, ये छोटी अली है ना, ये तो भोरा होता है, क्या होता है, भोरा। छोटी अली को तो भोरा कहते हैं। और बड़ी अली किसे, सखी को कहते हैं, किससे कहते हैं, सखी को। अब ट्रिक से आप याद कर लेना, सखी हमेशा बड़ी होती है, वही भोरा तो छोटा होता है, सखी तो स्त्री होती है, नहीं महिला होती है, तो बड़ी होती है, तो बड़ी अली। तो हम तो साइज के हिसाब से देख लो आप, क्योंकि हमें तो याद करना है कैसे भी, ठीक है ना। जहाँ बड़े लिए जाए सखी होती है, ठीक है ना, छोटे लिए भोरा होता है। और ऐसे एक और है, देखो, तरणी, ये तरणी, इसका मतलब तो सूर्य होता है, ये हर दूसरे पेपर में आता है हिंदी के, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, और कन्फ्यूजन हो जाती है और गलत होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और बड़ी तरणी में क्या होता है, बड़ी तरणी में नाम, देखो वैसे तो सूर्य बड़ा होता है, लेकिन हमें देखना है, हमें जैसा दिखाई देता है सूर्य में छोटा दिखाई देता है तो छोटी नहीं, और नाव हमें देखना है बड़ी दिखाई देती है सूर्य से तो बड़ा, ठीक। वैसे तो सूर्य बड़ा होता है, लेकिन जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या, बताओ। आदि, आदि यानी प्रारंभ, तो आदि यानी अभ्यस्त यानी आदत, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर, कि रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, बताओ। पताहार कहते हैं या नाश्ता या अल्पाहार, क्या कहते हैं, पाथेय, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द अज से संबंधित नहीं, बताओ। कितनी बार पूछ लिया अज, और हमने इनकी कई बार बात कर ली है। कौन सा संबंध नहीं है, बताओ। अज का मतलब ब्रह्मा भी होता है, दशरथ के पिता भी है, बकरा भी है, लेकिन कमल नहीं है। और क्या होता है अज का, बताओ। शिव को भी अज कहा जाता है, विष्णु को भी अज कहा जाता है, विष्णु को भी क्या कहा जाता है, अज कहा जाता है, और कामधेनु को भी अज कहा जाता है। बताओ कितनी बार आ गया। अब आप मेरे हिसाब से गलत इन्हें नहीं करोगे, है ना। थोड़ा पेन बड़ा कर लेता ना, थोड़ा सा, अब ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अज इंपॉर्टेंट है, कई बार अज पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम क्या है, बताओ। दृश्य श्रव्य, रेडियो खाली श्रव्य है, दूरदर्शन दृश्य श्रव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनसंचार संचार की विशेषताओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। जनसंचार में आपको ऐसा पढ़ूंगा, मेरे हिसाब से आप पूरे इंडिया में ढूंढ लेना, ऐसा मीटर आपको नहीं मिलेगा, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, दावे के साथ 100% गारंटी लेके कह रहा हूँ, ठीक है ना, कोई नहीं कहेगा आपको, क्योंकि वो कंटेंट में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस कंटेंट के लिए, ठीक है ना। देखो कौन सा सही नहीं पूछ रहा, जनसंचार में प्रसारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है, सही बात है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल यानी गेट कीपर होते हैं, सही बात है। जनसंचार माध्यम चलाने के लिए औपचारिक संगठन जरूरी है, ये बात भी सही है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होता है, नहीं नहीं नहीं, सीधा नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीवी के द्वारा जनसंचार के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताओ। कौन सा कथन सही पूछ रहा है, पहला क्या है, प्रत्यक्ष दर्शियों के कथन दिखा सुनाकर खबर को प्रमाणिक बनाना एंकर बाइट कहा जाता है, ये पहले ही सही है, ठीक है। आगे क्या रहा है, क्या कह रहा है, एंकर पैकेज में एंकर बाइट का समावेश नहीं, नहीं नहीं समावेश है नहीं, अगर हटा लो तो इसे हो जाएगा। एंकर पैकेज में एंकर बाइट का समावेश होता है, ठीक है। हाँ देखो, ड्राई एंकर में समाचार के साथ दृश्य भी आते हैं, बताओ आते हैं, दृश्य नहीं आते हैं। ड्राई एंकर में क्या आता है, केवल खबर बताई जाती है, सिर्फ खबर बताई जाती है, दृश्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, टीवी में केवल कथन व बाइट ही होते हैं, ठीक है, जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं होती, नहीं आवाज़ें तो होती है ना, खाली आप दृश्य थोड़ी देखोगे, पहले होता था, अब तो होती है, आवाज़ें भी होती है। ये चीज़ें मैंने जो बताई है, आप ऑनलाइन नोट्स बना ले भले, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भाई, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ।
आप भले ही कितनी फीस दे देना, मोटी फीस दे देना, वो गारंटी नहीं लेंगे। विश्वास देखो आपको करना पड़ेगा, विश्वास के बिना कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सफल रेडियो नाटक लिखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है बताओ। सही कहानी का चयन करना सही है, जरूरी है। तो पात्रों की संख्या सीमित रखना ये भी जरूरी है। पौराणिक साहित्य का ज्ञान होना, नहीं नहीं नहीं, सफल रेडियो नाटक ले पौराणिक साहित्य कहाँ जरूरी है, कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अवधि की सीमा का ध्यान रखना ये जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञापन के संबंध में सही कथन है बताओ। विज्ञापन जन संचार का एक माध्यम है, ये सही बात है, ठीक है। बाकी तो अपने काम की नहीं, जो काम की चीजें होती है ना वह हम बात करेंगे, ठीक है ना। फीचर को कहा जाता है बताओ, क्या कहा जाता है, लोक चित्र बताओ या व्यंग्य चित्र बताओ। फीचर को रूपक कहा जाता है, तो इस ऑप्शन में है नहीं, तो इसे डिलीट कर दिया किसी ने, ठीक है। फीचर किसे कहते हैं अब बताना, जो जो विशेष लोग, कौन लोग, विशेष लोग या स्थान या घटना पर आधारित घटना पर केंद्रित होता है। जो विशेष लोग, स्थान या घटना पर क्या होता है, केंद्रित होता है, ये फीचर, ठीक है ना। फीचर क्या है वो हम आगे बात करेंगे, यहाँ करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम अलग से जनसंचार की बात यूट्यूब पे ही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायरी लेखन की विशेषता नहीं बताओ। स्पष्ट कथन ये तो है, निकटता ये भी है, आत्मीयता क्या ये है, ये भी है, असमानता ये डायरी लेखन की विशेषता नहीं है। देखो डायरी लेखन की विशेषता आप देख लो, क्योंकि नेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। डायरी सबसे पहले तो निजी माध्यम है, खुद का है, ठीक है ना। इस पे कोई जरूरी नहीं है, सामाजिक डायरी नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताई, व्यक्तिगत डायरियाँ होती है। स्पष्ट कथन ये तो है, फिर निकटता ये डायरी की विशेषता, आत्मीयता ये भी है, फिर क्या डायरी की विशेषता, संक्षिप्तता, कौन सी था, संक्षिप्तता, ठीक है। और फिर संबद्धता, संबद्धता, ठीक है। और कौन सी डायरी की विशेषता, सच्चाई एवं ईमानदारी, ऐसे नहीं फेंक दी आपने जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो, ठीक है ना। सच्चाई प्लस ईमानदारी भी जरूरी है डायरी में। एनी फ्रैंक की डायरी आप जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे हिसाब से आपको वो पढ़नी चाहिए, आपको पता ही चल जाएगा कि डायरी होती क्या है। अगला क्या होता है, स्थान का विवरण जरूरी है, किसका विवरण, स्थान का विवरण भी डायरी में जरूरी है। ये सारे डायरी की क्या है विशेषता, सच्चाई प्लस ईमानदारी, संक्षिप्तता, संबद्धता, आत्मीयता, स्पष्ट कथन, निकटता, ये सारी किसकी विशेषता है, डायरी की। अब पूछ ले डायरी के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः डायरी के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो व्यक्तिगत डायरी होती है, कौन सी डायरी, व्यक्तिगत डायरी। एक वास्तविक डायरी होती है, कौन सी होती है, वास्तविक डायरी। और एक काल्पनिक डायरी होती है, कैसी होती है, काल्पनिक डायरी होती है। और एक कौन सी होती है बताओ, एक होती है साहित्यिक डायरी, कौन सी, साहित्यिक डायरी, ठीक है। ये डायरी की 4 विशेषताएं, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसमें एक ऑप्शन आता है सामाजिक, क्या आता है, सामाजिक, सामाजिक डायरी नहीं होती, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला किताबों का क्वेश्चन है, किताबों का क्वेश्चन हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी तारे। बताओ इसमें अलंकार पूछ रहे हैं, तो किताब का लेकिन अलंकार का है, तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। ये किताब का, ये भी किताब का, किताब वालों की हम बात नहीं करेंगे ना। ये भी शायद किताब का ही है ना, वृतांत अब चल रही है ना एनसीईआरटी, ये हम देख लेते हैं। कबहू समुझी वन गमन, राम को री रही चकी चित्र लिखी सी। पंक्ति में कौन सा सात्विक भाव है, तो कौन सा, स्तंभ, कौन सा सात्विक भाव है, स्तंभ। अब आपसे पूछ ले कि सात्विक भाव होते कितने हैं, तो कितने होते हैं सात्विक भाव, 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणीय, अश्रु, प्रलय, ये सात्विक भाव अनुभव आप ध्यान रखें, हर दूसरे पेपर में, हर दूसरे या हर पेपर में आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, शिवालिक कोड़ा, ये भी किताब का क्वेश्चन है, छोड़ो ये भी, ये किताब का लेकिन इंपॉर्टेंट है। कारनाल्य का गीत प्रसाद के किस नाटक का प्रसिद्ध है बताओ। तो ये आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त नाटक आया था 1928 में प्रसाद का, उसमें कारनाल्य का गीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी किताब का है, किताब के क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना, वैसे टाइम खराब करने का मतलब क्या है ना। तो अब हम देखते हैं, ये भी शायद किताब का है, सूरदास की जोनबड़ी किताब, किताब। अब देखो आप 56 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है आदिकाल की भाषा को पुराने हिंदी नाम किसने दिए बताओ। ये भी इसमें पूछा था सेट में, वापस ये क्वेश्चन देखो, आदिकाल की भाषा को पुराने हिंदी नाम किसने दिया, किसने दिया था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। और कौन थे इनके साथी, राहुल शंकर थे, कौन थे,
राहुल शंकरदेन, वही राहुल शंकरदेन, सी सेनापति और जे योद्धे वाले, ठीक है ना, राहुल शंकरदेन। उसमें सेट में शायद ये ऑप्शन था, है ना। अगर गुलेरी ऑप्शन नहीं होना तो आप इन्हें भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, बताओ। तो किसे कहा जाता है, शोम्भू। इनकी एक रचना थी पौमचरियु, ठीक है ना। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। ये कथन किसका है, अमीर खुसरो का। लल्लू लाल का भी कुछ होगा, बताओ क्या है, प्रेम सागर। लल्लू लाल का क्या है, प्रेम सागर। सतल मिश्र का क्या है, नासिकेतोपाख्यान। कौन सा पाख्यान, नासिकेथोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान है सदल मिश्र का, ठीक है। तो इंशाल्लाह खां का क्या है, रानी केतकी की कहानी। लेकिन ये कहानी नहीं है, ठीक है ना, रानी केतकी की कहानी, लेकिन कहानी नहीं है, नाम कहानी है, कहानी नहीं है, रानी केतकी की कहानी, ठीक है। एक और थे इनके साथी, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, सदा सुखलाल नियाज, है ना। उनका था सुख सागर, क्या था, सुख सागर, ठीक है। ये चार रचना इंपॉर्टेंट है और चारों कवि भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें गद्य चतुष्टय भी कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदिकाल की आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं, बताओ। राहुल वेल में, ठीक है ना। पद्य के साथ साथ गद्य के उदाहरण मिलते हैं राहुल वेल में। किसकी रचना है, अरोड़ा की है। किसकी है, अरोड़ा कवि है, ठीक है ना। 10वीं सदी की रचना है ये एक शिलांकृत करती है, कैसे शिलांकृत करती है, ठीक है ना। भविष्यत कहा, इसकी ये किसकी है, ये धनपाल की है। ये देखो ऑप्शन की जो चीज़ें ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर कोई नहीं करवाएंगे आपको। और प्रत्यक्ष बाहुबली दास, ये किसकी है, ये शालीभद्र सूरी की है। कौन सी सूरी की, शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी। नेमिनाथ चरियो, ये किसकी बताओ, तो ये है हरिभद्र सूरी की। किसकी, हरिभद्र सूरी की, ठीक है ना। अब देखो, भविष्यत का धनपाल, भरतेश्वर बाहुबली दास, शालीभद्र सूरी, राहुल वेल, अरोड़ा और नेमिनाथ चरियो, हरिभद्र सूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछ रहा है ना। युद्धों का सजीव चित्रण आदिकाल की प्रवृत्ति है, क्योंकि कवि युद्ध में साथ जाते थे राजाओं के, तो साथ जाके वो वैसे लिखते थे, तो सजीव चित्रण है। व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण, ये बात भी सही है। व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण, नहीं 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 नहीं, व्यापक राष्ट्रीयता नहीं थी, संकीर्ण राष्ट्रीयता थी। कैसी थी, संकीर्ण राष्ट्रीयता थी, क्योंकि एक गांव को राष्ट्र माना जाता, एक गांव ये, एक गांव ये। आप बता ना, जयचंद वाला, पृथ्वीराज वाला, पृथ्वीराज ये मतलब पड़ोस होने के बावजूद भी इस पर आक्रमण कर देता था, दोनों हिंदू शासक होने के बावजूद भी, क्योंकि एकता नहीं थी ना, इसलिए तो विदेशी शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अगर एकता होती तो उनकी हिम्मत थी कि भारत पर आक्रमण करते। तो व्यापक राष्ट्रीयता नहीं थी उस टाइम, संकीर्ण राष्ट्रीयता थी, ध्यान रखना, क्योंकि एक गांव को ही राष्ट्र माना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है, विलासितापूर्ण संबंधी जीवन का वर्णन, ये बात भी सही है, ठीक है ना। तो यह व्यापक नहीं होता ना, तो ये सही हो जाता, संकीर्ण राष्ट्रीयता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है, बताओ। किसे माना जाता है, रामानंद को, ठीक है ना। रामानंद के शिष्य है 12, कौन कौन से, आप कमेंट करके बताना, देखते हैं कितना आपको याद है। रामानुजाचार्य, ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रेरणाता थे, ठीक है ना। राघवानंद, रामानंद के गुरु थे, लेकिन रामानंद इसी परंपरा के थे। गुरु तो राघवानंद है रामानंद के, लेकिन किस परंपरा का थे रामानंद, रामानुजाचार्य के। तुलसीदास को सब जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं था, बताओ। किसका नहीं था, नाना का नहीं था इसका भी। कुम्मन दास का था कि नहीं था, इसका नहीं था। ये अष्टछापी कवि है, कौन सी छापी, अष्टछापी कवि है कुम्मन दास, ठीक है। दादू दयाल निर्गुण काव्य धारा, मलुक दास निर्गुण काव्य धारा। अब आप मुझे कमेंट करके बताना प्रमुख निर्गुण कवि कौन कौन से, प्रमुख निर्गुण कवि कौन कौन से निर्गुण कवि, ये आपको बताना है, क्योंकि आप अगर आप इसे यहाँ कमेंट करके लिखोगे ना, तो आपको भी वही चीज़ें याद हो जाएगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई आप एकदम सतर्कता के साथ देख रहे हो, ठीक है ना। प्रमुख निर्गुण कवि कौन कौन से थे, आपको याद हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। आगे वाले पेपर में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से निर्गुण कवि कौन से हैं, तो आप लिख के भेजिए ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्ण भक्त गोस्वामी विठल नाथ का शिष्य नहीं, बताओ कौन सा नहीं, बताओ बताओ बताओ। गोविंद स्वामी, ये तो है। चतुर्भुज दास, ये भी है। चीत स्वामी, ये भी है, लेकिन कुमन दास नहीं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य, किसके, वल्लभाचार्य से। ठीक थी ना, मैंने बनाई थी ना, सूर्यकुंभ पर कृष्ण, सूर्यकुंभ पर कर्षण, किस पर कर्षण, सूर्यकुंभ पर,
कर्षण, ये किस कहते हैं? वल्लभाचार्य। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के थे, ठीक है ना। विठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और बताओ बताओ, आप बताना मुझे, देखते हैं कितना याद है आपको। नंददास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से कौन सी रचना, 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यान परंपरा से संबंध नहीं है? बताओ। मृगावती कुतुबन की है, ये तो है। मधुमालती मंजन की है, ये भी है। माधवनल कामकंदला आलम की, ये भी है। संदेश रसक, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ये आदिकालीन रचना है। कैसी रचना है ये? आदिकालीन रचना है, आदिकालीन रचना है संदेश रसक, ठीक है ना। ये है किसकी? अब्दुल रहमान की। किसकी है? अब्दुल रहमान की। ये रचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, आलम की माधवनल कामकंदला और पद्मावत किसकी? बताओ। पद्मावत किसकी है? बताओ तो किसकी है? झायसी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य बताओ कौन है? तो वल्लभाचार्य। नाभादास, इन्होंने भक्तमाल लिखा था। क्या लिखा था? भक्तमाल। 200 भक्तों के चरित्र है इसमें, 316 छपे में। 200 भक्तों के चरित्र कितने छपे में? 316 छपे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की कौन सी रचना कवि सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है? बताओ। कवि सवैया पद्धति, तो कवितावली, ठीक है। अब आपको तुलसीदास के बारे में मैंने पहले भी बात कर रखी है। ब्रज भाषा की कौन सी रचना आपको याद रखना है, और अवधि की कौन सी रचना, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसकी एक ट्रिक मैंने बताई दी, आप ब्रज भाषा याद कर लेना, अवधि ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ब्रज की ट्रिक थी विनय, वैराग्य, वली, ये शब्द आ जाए ना, वो सारी ब्रज भाषा की है। केवल एक अपवाद है, रामा की प्रश्नावली, वो अवधि की है, बाकी सारी किसकी है? ब्रज की। ये चीज़ आ जाए, विनय, वैराग्य, वली, ठीक है ना। तो वह सारी ब्रज की हो जाएगी, खाली रामा की प्रश्नावली को छोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि अपवाद सब जगह होते हैं ना। अगला क्वेश्चन, संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, नहीं ये गलत है। उनकी श्रद्धा राम में थी लेकिन कृष्ण में नहीं थी। कृष्ण में किसकी श्रद्धा थी? सूरदास की। किसकी थी? सूरदास की, ठीक है ना। आगे देखो कबीर के बारे में, वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे, ये बात सही है। वे अद्वैतवाद से प्रभावित है, ये बात भी सही है। बताओ अद्वैतवाद किसने दिया था? कमेंट करके बताना है ना। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना, ये बात भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल की किस शाखा में ईश्वर की कल्पना सभी रूपों में की गई? यह आप इसे डिलीट कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत मत की साधना क्या कहलाती है? बताओ। संत मत की साधना क्या कहलाती है? सहज साधना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। सगुण और निर्गुण दोनों ही गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं, एकदम सही बात है ये तो। दोनों ही सत्संगति पर बल देते हैं, ये बात भी सही है। दोनों ही तीर्थाटन पर जोर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं देते हैं, केवल सगुण देते हैं। कौन देते हैं? सगुण, निर्गुण नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया ना। दोनों ही नाम स्मरण की महिमा स्वीकार करते हैं, बाकी सही है, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आती? बताओ। रसिक प्रिया लक्षण ग्रंथ है, कवि प्रिया लक्षण ग्रंथ, छंदमाला लक्षण ग्रंथ, लेकिन विज्ञान गीता लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो विज्ञान गीता कैसा ग्रंथ है? कमेंट करके बताना, देखते हैं कितना नॉलेज है आपको। अगला क्वेश्चन, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यह है जसवंत सिंह जी, जो हमारे जोधपुर के ही है ना, थे, महाराजा थे यहाँ के, ठीक है ना। तो केशव की कोई रचना आपको पूछे तो रसिक प्रिया याद रखना, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ठीक है ना। मतीराम की कोई पूछ ले तो ललित ललाम मतीराम की है। कौन सी ललाम? ललित ललाम किसकी है? मतीराम की। कुलपति की कोई पूछ ले तो कुलपति की है रस रहस्य, रस रहस्य किसकी है? कुलपति की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समुझे कविता घन आनंद की ये आँखिन नेह की पीर तकी, उक्त कथन किसका है? बताओ। ये कथन किसका है? ब्रजनाथ का है। किसका है? ब्रजनाथ का। घनानंद का भी मैंने आपको कथन बताया, याद रखना आप। लोगी लागी कवित बनावत, मोहित मोरे कवित बनावत, ये भी घनानंद का कथन है। ये घनानंद का कथन और है इंपॉर्टेंट, ज्यो ज्यो निहारिये नयो नयो लागत है, ये भी घनानंद का कथन है, ध्यान रखना। हमने पहले बात कर रखी है, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ ना। बोधा का एक कथन मैंने बताया था आपका, कौन सा बताओ? दाता कहाँ, सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, ठीक है ना।
वो इम्पोर्टेंट कथन है। जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, आप इन पर गौर फरमाइए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं, बताओ। गणानंद, आलम, ठाकुर, पद्माकर, यह नहीं, ये रीतिबद्ध धारा के। कौन से धारा के? रीतिबद्ध धारा के। रीतिमुक्त कौन कौन थे? गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और एक और थे कौन? द्विजदेव। ये सारे किसके थे? रीतिमुक्त के। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी की हम कल बात करेंगे ना। रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताओ। तो कौन है रीति काव्य की भूमिका? नगेंद्र घाट, ठीक है। रामविलास शर्मा की कोई रचना देख लो साथ ही साथ में, तो विराम चिन्ह किसकी है? रामविलास शर्मा का। ये देखो सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये सारी पूछी हुई है कहीं ना कहीं, है ना। विराम चिन्ह किसका है? रामविलास शर्मा का। तो शुक्ल का क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, सबको बताया, आपके पास भी होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। और राजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, याद रख लो, हिंदी साहित्य का उद्भव और क्या? विकास, ठीक है। तो हम आगे के क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे पूरा फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड का सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।